बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़र्स्ट ईयर का तीसरा चैप्टर और उसका आज इंशाअल्लाह हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसका आपके पास जो है हम जो पिछला लेक्चर हमने जिसमें पढ़ा वो था आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर बनेंगे उस तमाम लेक्चर को हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लिक्विड को पढ़ने से पहले आपको पता है कि बहुत सारी ऐसे आपके पास प्लेसेस हैं, ऐसे जो है माहौल हैं जिसमें आप लिक्विड को देखते हो। अब आपको उस हवाले से जो है इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि लिक्विड होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, मगर प्रॉपर्टीज़ से पहले जो उसकी हेडिंग थी उनको हम जो है वन बाय वन पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेफिनेट वॉल्यूम। आपके पास जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है या नहीं, हमने हेडिंग दी, इसको हम प्रूव भी करेंगे। इनडेफिनेट शेप, कांस्टेंट मोशन, डेंसिटीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्पेसेस, काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन्स, डिफ्यूजन। ये आपके पास चंद वो हेडिंग्स जिनके ज़रिए से हम जो है यहाँ पे लिक्विड के हवाले से जो है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ गया डेफिनेट वॉल्यूम। हम वॉल्यूम किसे कहते हैं? हम वॉल्यूम कहते हैं हुजम को, यानी उसका फैलाव क्या है, कितना आपके पास उसका फैलाव है। तो सबसे पहले कहता है जो लिक्विड होता है उसका हमेशा डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर 1 लीटर वाटर है या कोई भी लिक्विड है, आप उसको जिस मर्जी बर्तन में ऐड करेंगे उसने 1 लीटर ही रहना है। 1 लीटर से आगे पीछे या जो 1 लीटर का साइज है, जितना उसका फैलाव है, उसने 1 लीटर के मुताबिक अपना फैलाव करना है। तो इससे मुराद आपके पास जो इसका वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड अपना डेफिनेट वॉल्यूम रखता है, ये उसकी यहाँ पे खसूसियात है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज देखें लिक्विड के हवाले से। अब आपके पास जो प्रॉपर्टीज के अलावा हमने एक जनरल सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, जो लिक्विड होते हैं कहते हैं वो बिटवीन होता है गैसेस और सॉलिड। जो गैसेस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स फेयर अपार्ट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस के लिहाज से जो है वो अपने मॉलिक्यूल के करीब करीब, जबकि सॉलिड के लिहाज से थोड़ा सा दूर। यानी कि सॉलिड और गैसेस के बिटवीन आपके पास क्या आता है, यहाँ पे लिक्विड आता है। यानी लिक्विड आपके पास जो है यहाँ पे उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अवे तो होते हैं, मगर गैसेस की मुनासबत से आपके पास कम होते हैं। इनडेफिनेट शेप, जो आपके पास लिक्विड होते हैं उनकी शेप इनडेफिनेट होती है। यानी उसे आप जिस बर्तन में ऐड करते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, बॉटल में ऐड किया, ग्लास में ऐड किया, जग में रख दिया, फर्श पे फैला दिया या समुंदर में फेंक दिया, नदी नालों में फेंक दिया, यानी लिक्विड को जहां पे आप रखेंगे वो उसी तरह की शेप अटेन कर लेगा। तो कहते हैं इस खसूसियात की बिना के ऊपर आप उसे यहां पे कहते हो इनडेफिनेट शेप। तो क्या कहता है यहां पे, लिक्विड्स हैव इनडेफिनेट शेप, दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। यानी जिस कंटेनर के अंदर जिस जगह पे आप उसे लिक्विड को रखते हो वही उसकी क्या हो जाती है यहां पे शेप, इन विच दे आर स्टोर्ड, जिसकी फॉर्म में वो स्टोर, जहां पे वो स्टोर होता है उस कंटेनर में उसी तरह की वो शेप अटेन कर लेता है। अगर आप जग से ग्लास में पानी डालते हैं तो पानी लिक्विड है ना, तो क्या होता है कि आपके पास जो ग्लास की शेप होती है वही उस लिक्विड की क्या आ जाती है, शेप आ जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे यही कह रहा है कि दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड, जिसमें उसको स्टोर किया जाता है उसी तरह की उसकी क्या हो जाती है, शेप आपके पास आ जाती है। कांस्टेंट मोशन, मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड होते हैं उनकी मूवमेंट के हवाले से हम बात करते हैं।
कि आप के पास जो लिक्विड है, आबशारें हैं पहाड़ों से निकलती हैं, दरिया हैं पहाड़ों से निकलते हैं, नदी नाले जो भी आपके पास होते हैं, ऊंचाई से जब गहराई की तरफ आते हैं तो सारे एक फ्लो के साथ क्या होते हैं, गहराई की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, evaporation and diffusion properties of liquid are due to this motion। यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है कांस्टेंट, जहां पे पहला मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल भी उसी जगह पे आएगा, जहां पे फिर पहला आ गया उसके बाद वाला वहां पे होगा। इसी तरह आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मोशन कांस्टेंट होती है, और उसी कांस्टेंट मोशन की वजह से उसमें आपके पास एक तो एवेपोरेशन और दूसरा डिफ्यूजन होना, ये दोनों प्रॉपर्टीज मोशन की वजह से मौजूद होती हैं। एवेपोरेशन क्या होता है, वेपर्स का बनना। ये आपके पास या तो आप वाटर को क्या करते हो, हीट करते हो, तो हीट करने की वजह से उसके अंदर जितने भी लाइट वेट मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, और ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एवेपोरेशन आप उसको नाम देते हो। यहाँ पे डिफ्यूजन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, ये आपके पास जो है यहाँ पे डिफ्यूजन जो है मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर को आप कहते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास डेंसिटीज, कितना डेंस है, कितना आपके पास गाढ़ा है। तो यहाँ पे द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड आर ग्रेटर देन गैसेस एंड क्लोज टू सॉलिड। जो गैसेस की डेंसिटी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, उसे हम नेग्लेजिबल कहते थे। यानी कि अगर गैसेस की डेंसिटी हो तो हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर हरकत नहीं कर सकते, हम मूवमेंट नहीं कर सकते, बाजू नहीं हिला सकते, पाँव नहीं हिला सकते अगर डेंसिटी गैसेस की ज़्यादा हो तो। अब क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल जो हैं आपके पास अवे होते हैं, डेट्स वाई हम जो है मूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम पानी में खड़े हों तो जिस तरह हम यहाँ पे मूवमेंट करते हैं फ्रीली, हम वाटर के अंदर ऐसी मूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज टू ईच अदर होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि उसमें आपके पास ये जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस, जबकि कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड या क्लोज टू सॉलिड। तो हम कहते हैं द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर ग्रेटर देन गैसेस एंड क्लोज टू सॉलिड। और वो सॉलिड के क्या होते हैं, करीब तर होती है कि अगर उस लिक्विड को आप जो है फ्रीज कर लें तो आपके पास वो किस में चला जाएगा, सॉलिड में, और सेम सॉलिड की तरह उसके जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अटेन हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो चीज़ें इसमें, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से पहले देख लें। दो मॉलिक्यूल हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर दो मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो फोर्स होती है, जिनके ज़रिए से वो दोनों बाइंड होते हैं, ऐसी फोर्स को आप कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आपने कल वाला लेक्चर सुना तो उसमें हमने इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस बनता है, दोनों की जो डेफिनेशन बनती है, हमने उसको डिस्कस किया था, उस हवाले से हमने पढ़ा था। तो आपको फिर बासानी क्लियर हो जाएगा कि इंटर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस among the liquid molecules are stronger than gases but weaker than solid। यानी कि जो दो मॉलिक्यूल हैं गैसेस के, उनको जो बाइंड करना है उस हवाले से जो फोर्सेस होती हैं, कहते हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस, जबकि और वीकर होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। हमने कुछ देर पहले एक डायग्राम देखी और उसमें हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो लिक्विड होते हैं वो बिटवीन होते हैं, किस किस के, सॉलिड के और दूसरा आपके पास गैसेस के। तो गैसेस के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग, जबकि सॉलिड के हवाले से इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वीक, और बाज़ औक़ात जो है वो क्लोज टू ईच अदर भी होती हैं मगर इक्वल नहीं होती। दूसरा पॉइंट इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से, द मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी फोर्स दो मॉलिक्यूल के दरमियान में होगी ज्यादा, उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यानी आपके पास जितना मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपके पास फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, उतनी ज्यादा आपको हीट चाहिए कि उसे मेल्ट कर सको, और उतनी ज्यादा आपको हीट चाहिए कि उसको आप क्या कर सको, बॉयल यहां पे कर सकें। तो आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इन तमाम को जो यहां पे लेके चलता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और इन्हीं की मुनासबत के ऊपर यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ज्यादा या कम होता है। तो नेक्स्ट आपके पास यहां पे स्पेसिस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला। द स्पेसिंग अमॉन्ग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल जस्ट लाइक सॉलिड। कहता है जिस तरह सॉलिड के दरमियान जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसी तरह आपके पास जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल भी आपस में क्या है, बाइंड है। उसकी जो स्पेसिस है वो गैसेस के लिहाज से कम, मगर सॉलिड के लिहाज से क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू सॉलिड, और जिस वजह से हम उसे क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और हम कहते हैं कि इसके अंदर जो स्पेसिस हैं वो सेम लाइक सॉलिड ही होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्पेसिस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक सॉलिड। जिस तरह हम सॉलिड के अंदर स्पेसिस को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, सेम यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से, चेंज इन मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो, उसे आप नाम देते हो काइनेटिक एनर्जी का। अब जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। अब आपके पास फ्रीजर है, तो फ्रीजर में आप कोई भी शेप का जो है बर्तन रखते हैं और उसमें पानी ऐड करके आप उसे रख देते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, आइस बन जाए। अब आइस बनने का मतलब यह है कि आपने जो लिक्विड उसमें रखा उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। काइनेटिक एनर्जी जीरो किस तरह होती है कि फ्रीजर के अंदर क्या होती है, कूलिंग। अब वो कूलिंग क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता उस लिक्विड में एंटर होती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी मूवमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाती है। जब वो मूवमेंट जीरो हो जाती है तो वही आपके पास जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। यानी कि जो लिक्विड वाटर था अब वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड वाटर में, यानी कि आइस में आपके पास चेंज हो गया। अगर वाटर के अंदर आप मूवमेंट ऑफ वाटर जो है या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रोक देते हैं, तो उनको रोकने का मतलब यह है कि अब इसकी क्या बनेगी, आइस बनेगी। ठंडे इलाकों में भी यही है कि सूरज की तपश नहीं होती। जब सूरज की तपश नहीं होती तो उस वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जीरो होती है। जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जीरो होती है तो आपके पास जो है वही आइस जो नदी नालों में है, दरिया में है, समुंदर में है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, जबकि लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। उसको ठंडा करके आप उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलिंग करके उसको सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। और कहते हैं बाय डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू चेंज इन मोशन, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी को हम डिक्रीज कर दें, आहिस्ता आहिस्ता उसे जीरो कर दें, तो आपके पास वही लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो रीजन आपके पास सॉलिड में कैसे चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे बाय डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देंगे, जिसके जरिए से आपके पास बर्फ बनना या उसको सॉलिड में लेके आना शुरू हो जाएगा। कोलिजन्स, टकराव, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कोलाइड विद वन अनदर एंड एक्सचेंज अवे। कोलाइड, टकराना, जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, मॉलिक्यूल्स बहुत तादाद में हों,
तो वहाँ पे चलने फिरने का या गुजरने का जो वे है वो कम हो जाता है। फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, उस टकराव को आप कहते हो कोलाइडिंग होना, और ऐसे प्रोसेस को आप बोलोगे कोलिजन्स, आपस में क्या होना, मॉलिक्यूल का टकराव होना। और वही मॉलिक्यूल फिर क्या होंगे, अगर एक के साथ यहाँ पे कोलिजन हुई तो वो दूसरे को, दूसरा तीसरे के साथ, और इसी तरह पूरे लिक्विड के अंदर जो है वो कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से टकराते हैं, स्पेसिस कम होती हैं, तो उसके बाद कहते हैं एक्सचेंज अवे, और एक दूसरे से टकरा के अपनी जगह क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और मूवमेंट यहाँ पे शो करवाते हैं। इसमें डिफ्यूजन आखिरी हमारी जो है हेडिंग, लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू अदर लिक्विड्स, यानी जो एक लिक्विड होता है वो दूसरे लिक्विड में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो सकता है, उसमें मिक्स हो सकता है। शर्त यह है कि पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में, ये आपने बात जरूर याद रखनी है। लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू अदर लिक्विड्स, दूसरे लिक्विड में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। हाउएवर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्मॉलर देन द डेट ऑफ गैसेस, जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पे स्मॉलर होती हैं देन द गैसेस। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ गैसेस। अगर गैसेस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इनकी यहाँ पे डिफ्यूजन जो होती है वो आपके पास स्मॉलर होती है। तो ये आपने जो है चंद प्रॉपर्टीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है लिक्विड के हवाले से पढ़ी, तो जिसमें आज हमने उसमें वॉल्यूम के हवाले से बात की, इंडेफिनेट जो है शेप के हवाले से बात की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डेंसिटीज़ और डिफ्यूजन वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, मोशन ऑफ लिक्विड जो है, इन तमाम के हवाले से हमने बात की, जिसमें हमने डेली लाइफ की एग्जांपल भी दी। और उसमें हमने सीखा कि आपके पास लिक्विड अगर इस हालत में हो तो ये वाला आपके पास जो है प्रोसेस परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कर दी जाए या डिक्रीज़ कर दी जाए तो वही लिक्विड आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे बर्फ़ बन जाएगी, उसकी आइस में आ जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद हमने डिफ्यूजन के हवाले से भी पढ़ा, एक कंपैरिजन हमने देखा सॉलिड में, लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में। तो उसमें हमने देखा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फेयर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और जो आपके पास लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोज टू ईच अदर, और जो सॉलिड है वो बिल्कुल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये तमाम अरेंजमेंट भी हमने यहाँ पे देखी। उसके अलावा हमने वॉल्यूम के हवाले से बात की, इनके डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, जिस बर्तन में रखेंगे वैसी ही शेप अटेन करेंगे और जो इनका वॉल्यूम है उतने का उतना ही रहेगा। यानी कि 1 लीटर को आपने ग्लास में ट्रांसफ़र किया तो अगर ग्लास बड़ा है 1 लीटर जितना है तो उतने का उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र आपके पास होगा, यानी कि किसी किस्म की कमी बेशी वॉल्यूम में नहीं होगी। तो ये चंद चीज़ें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के हवाले से पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से इसकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह जो है आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर उसके वहाँ भी रिप्लाई नहीं आता तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसका आपको जो है बर वक्त जो है जवाब विद रीज़न दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।